एक 14 साल का लड़का जिसका नाम प्रांशु था। प्रांशु अपनी मम्मी पापा के साथ घर पर रहता था, यानी कि इस परिवार में 3 लोगों के अलावा और कोई नहीं था। प्रांशु की उम्र 14 साल की थी और वो बहुत ही छोटा था। उसके पापा की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। उसके घर में केवल उसके पापा ही कमाने वाले थे। तबीयत खराब होने की वजह से प्रांशु के पापा अब घर पर ही रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके घर की हालत इतना खराब हो जाती है कि उन लोगों के घर में खाने के लिए कुछ सामान ही नहीं था। आप लोग सोच सकते हैं कि परिवार में कमाने वाला व्यक्ति सिर्फ एक हो और वह आदमी घर पर बैठ जाए तो उस परिवार का क्या हाल होगा। प्रांशु ये सब देखकर बहुत दुखी था और वो सोच रहा था कि कैसे भी मैं अपनी फैमिली की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूं। तभी वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए वो फैसला लेता है कि मैं अपने घर से बाहर कमाने के लिए जाऊंगा, क्योंकि उसके पापा और कोई ऑप्शन नहीं था। प्रांशु घर से अपना सारा कपड़ा पैक करके चेन्नई चला जाता है। पैसे कमाने के चक्कर में वहाँ जाने के लिए उसको एक कंपनी में काम मिल जाता है। दरअसल उसकी उम्र 14 साल की थी, लेकिन उसको काम कैसे मिले इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि कंपनी में 18 साल से कम उम्र के लोगों को काम नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर भी प्रियांशु की उम्र 14 साल की थी और उसको काम मिल जाता है और वह कंपनी में काम करने लगता है। जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, उस कंपनी के अंदर एक 35 साल की महिला भी काम करती थी, जिसका नाम सरिता था। सरिता प्रांशु से पूछती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो। तो प्रांशु कहने लगता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। तो सरिता इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वह भी बिहार की रहने वाली थी। क्योंकि प्रांशु अभी 14 साल का था, इसलिए प्रांशु सरिता को चाची कहता था। सरिता भी उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। एक दिन सरिता प्रांशु को अपने रूम पर लेकर जाती है और वहाँ उसको खाना खिलाती है। कहती है कि तुम्हारा जब भी मन करे, बिना कुछ सोचे समझे तुम हमारे रूम में आ जाना, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। प्रांशु इस बात से काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि प्रांशु के जीवन में पहली बार अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर गया था। जाहिर सी बात है, कोई अपने घर से दूर जाएगा तो उसका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसको यहाँ पर सरिता चाची मिल गई थी। तो प्रांशु को अपनापन महसूस होने लगा था। इस बात से प्रांशु खुश हो जाता है। उसका काम में बहुत ही ज़्यादा मन लगने लगता है। सरिता अपने 2 बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर रहती है। उसका हस्बैंड और सरिता दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। सरिता अपने 2 बच्चों के साथ अपने हस्बैंड के साथ वहां पर रहती थी। उसका हस्बैंड और सरिता दोनों लोग एक ही कंपनी में काम करते थे। कभी सरिता कंपनी जाती थी तो सरिता का पति बच्चों का ख्याल रखता था। कभी सरिता कंपनी से आती थी तो उसका पति कंपनी में जाकर अपना काम करता था और सरिता अपने बच्चों का ख्याल रखती थी। कभी एक दिन सरिता कंपनी से अपने रूम पर जा रही थी तो उसका पति कहता है कि आज मैं रूम पर नहीं आऊँगा, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। तो सरिता कहती है कि ठीक है, मैं प्रियांशु को अपने साथ लेकर रूम पर जा रही हूँ। तो उसका हस्बैंड कहता है कि ठीक है, तुम उसको लेकर चली जाओ। सरिता प्रियांशु को लेकर अपने रूम पर आ जाती है, खाना बनाती है, उसको खिलाती है और खुद भी खाती है। खाना खाने के बाद प्रियांशु को एक अलग रूम में दे दिया जाता है। प्रियांशु उसमें सो जाता है और सरिता अपने बच्चों के साथ सो जाती है। जैसे ही रात के 1 बजता है, सरिता उठकर प्रियांशु को रूम में जाती है और रूम में जाने के बाद प्रांशु के हाथ पैरों पर हाथ मसलने लगती है। तभी प्रांशु की नींद अचानक से खुल जाती है और कहता है कि चाची आप ये क्या कर रही हैं। तभी प्रांशु की नींद अचानक से खुल जाती है और कहता है कि चाची आप ये क्या कर रही हैं। तो सरिता कहती है कि बेटा तुम चुपचाप सो रहे हो, तुम्हें भी मजा आ जाए। तो प्रांशु कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप सो जाता है और सरिता उसके साथ गंदा घिनौना काम करने लगती है, यानी कि उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने लगती है। सरिता को काफ़ी मज़ा आ रहा था और प्रांशु को भी अच्छा लग रहा था। जैसे ही सुबह होता है, प्रांशु अपने रूम पर वापस चला जाता है। इसके बाद कई महीनों तक ऐसे लगातार चलता रहता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ जब भी मौका मिलता था संबंध बनाते थे और ऐसा करते रहते थे। कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि दोपहर का टाइम था और सरिता प्रियांशु के साथ संबंध बना रही थी। दोपहर में ही तभी अचानक उसका पति रूम में आ जाता है और वह देखता है कि सरिता उसके साथ यानी कि प्रियांशु के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पड़ी हुई है, लेकिन उसका पति कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप से वहां अपने रूम में चला जाता है। जब सरिता अपनी हवस खत्म करने के बाद अपने रूम में जाती है तो देखती है कि उसके पति रूम में पहले से ही आकर बैठे हैं। सरिता को बहुत ज्यादा शॉक लग जाता है कि
यह कैसे आ गया। तब सरिता सोचती है कि शायद मेरा पति सब कुछ देख चुका है। तब सरिता का पति उसको बैठाकर समझाता है कि वह तो बच्चा है, ना समझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम उस छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसा कर सकती हो। सरिता का हस्बैंड शांति से काम लेता है और दोनों को बैठाकर समझाता है और कहता है कि आज के बाद तुम दोनों ऐसी गलती कभी मत करना। और प्रियांशु को भी समझाता है कि बेटा तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। आज के बाद जिंदगी में तुम ऐसा कभी गंदा और घिनौना काम मत करना। इस बार प्रियांशु खुद सरिता के रूम पर जाता है। जैसे ही जाता है उससे मिलता है, तभी संयोग से उसी दिन उसका हस्बैंड रूम में आ जाता है और दोनों को फिर से उसी हालत में देख लेता है। इस बार सरिता की बहुत ज्यादा पिटाई करता है उसका हस्बैंड। तुमसे तलाक चाहिए मुझे। सरिता कहती है कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने साथ यहाँ से चले जाओ, मैं प्रियांशु के साथ अपनी जिंदगी बिता लूंगी। सरिता का हस्बैंड अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने गांव बिहार वापस चला जाता है। इधर सरिता और प्रियांशु के साथ एक ही रूम में रहने लगती है। प्रियांशु पहले से ही रूम में रहता था, लेकिन अब दोनों का रूम एक हो चुका था। प्रियांशु भी काफी खुश था सरिता के साथ। प्रियांशु को भी सरिता के साथ अच्छा लग रहा था। दोनों प्रियांशु और सरिता एक साथ कंपनी जाते, एक साथ काम करते थे, एक साथ वापस आते थे और दोनों फिर एक साथ रहते थे और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते थे। ऐसा करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। तब सरिता प्रियांशु से कहती है कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, लेकिन प्रियांशु इस बात से मना कर देता है, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन उसको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है और बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, तुम सोच भी नहीं सकती हो। दरअसल प्रियांशु अब सरिता से बहुत ज्यादा डरने लगा था, क्योंकि उसकी उम्र 14 साल थी और वह शादी नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसको शादी करने के लिए जबरदस्ती की जा रही थी। दरअसल प्रियांशु यह सोचता है कि अगर मैं सरिता को मार देता हूँ, उसका मर्डर कर देता हूँ, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं बच जाऊंगा, फिर मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं होगा। तभी प्रियांशु मार्केट जाता है और वहां से एक चाकू खरीद कर लेकर आता है और उस जिस बेड पर दोनों लोग सोकर संबंध बनाते थे, उसी बेड के नीचे चाकू है जो छुपा कर रख देता है। जैसे ही रात होती है, दोनों घर पर कंपनी से वापस आते हैं। खाना खाने के बाद सोते हैं, संबंध बना रहे होते हैं। तभी प्रियांशु बेड के नीचे से चाकू निकालता है और कई बार सरिता की छाती पर, हाथ पैर पर, कई जगह पर मार देता है। देखते ही देखते सरिता की मौत हो जाती है और जो प्रियांशु था वह उसको ही उसी हालत में छोड़कर अपने रूम पर वापस चला जाता है। जब सुबह होती है तो सरिता के रूम का दरवाजा खुला हुआ था। आसपास के लोग सरिता से मिलने आए तो वो लोग देखते हैं कि सरिता की लाश उस बेड पर पड़ी हुई है। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस डेड बॉडी की जांच पड़ताल करती है और सरिता के हस्बैंड को फोन किया जाता है। उसका हस्बैंड बताता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसके साथ जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी पुलिस सरिता के हस्बैंड को अपने पास बुलाती है। उसका हस्बैंड पुलिस को सरिता की सारी बात बता देता है और कहता है कि सरिता ने मुझे धोखा दे दिया, एक छोटे से बच्चे के साथ इतना गंदा और घिनौना काम करती थी, जिसकी वजह से सरिता मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और मैं भी उसे छोड़ चुका हूँ। मुझे नहीं पता है कि सरिता की मौत कैसे हुई है। जब पुलिस को पता चला कि उसका संबंध किसी एक छोटे बच्चे के साथ था, जब पता किया गया तो उसका नाम प्रियांशु था, वह भी कंपनी में काम करता था। जब प्रियांशु को पकड़ा गया, उसको ढूंढ के पूछताछ उससे की जा रही थी, तब जो प्रियांशु सब कुछ पुलिस के सामने सच बता देता है, झूठ नहीं बोलता है। वह बता देता है कि मुझे बहुत ज्यादा मजबूर किया जा रहा था शादी करने के लिए और मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से मैं कुछ समझ नहीं पाया और उसकी हत्या कर दी। सब कुछ सुनने के बाद पुलिस थोड़ा सा अचंभे में पड़ जाती है, लेकिन फिर भी उसकी डेड बॉडी को, सरिता के डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और प्रियांशु गिरफ्तार करके उसे बाल सुधार जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, प्रियांशु घर से बाहर गया था पैसे कमाने के चक्कर में, लेकिन उसके साथ इतना गंदा और घिनौना काम हुआ था कि उसको जेल में जाना पड़ा था। अब कितने दिनों तक वह जेल में रहेगा इसका कोई भी अंदाज नहीं है। प्रियांशु के घर पर भी उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल था। अब पता नहीं उसके माता पिता का कौन ख्याल रखेगा। अगर आप लोग अपने घर से बाहर कमाने के लिए जाते हैं तो बस आप लोग अपने आप से मतलब रखिए, किसी से ज्यादा लगाव मत रखिए, उतना ही रखिए जितना चल पाए। नहीं तो जो हाल प्रियांशु के साथ हुआ है, शायद भविष्य में कहीं वह आपके साथ हो सकता है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद आपके दिल को दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, ताकि लाइफ में कभी भी जिंदगी में आप लोगों के साथ ऐसा ही गलत ना हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।